नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मैं सुचित सिंह आज से आप लोगों को हिंदी व्याकरण के विषय में जहां सभी एग्जाम में पूछा जाता है, हर प्रतियोगिता परीक्षा में जहां भी हिंदी पूछा जाता है, ये आपका वीडियो मेरा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत ही कारगर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। हमारी एकेडमी का नाम है जिगुका अकादमी। अब आपको नया नया नाम लगेगा, जिगुका अकादमी क्या है, ठीक। ये थोड़ा सा लगेगा कि ये कैसा नाम है। जिगुका एक चुली शब्द है जिसका अर्थ होता है कि आखिरी सांस तक प्रयास करना। इसलिए हमने ये नाम ढूंढा। हमारा भी काम है और आपका भी काम है कि आखिरी सांस तक प्रयास करना जब तक हम सफल ना हो जाएं। इसीलिए हमने ऐसे वर्ड चुने कोचिंग के लिए कि हमारा ध्येय जो कोचिंग का नाम है वही हमारा उद्देश्य भी है, वही आपका भी उद्देश्य है कि आखिरी सांस तक प्रयास करना, ठीक। इसका अर्थ यह हुआ। आइए हम देखते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं, हिंदी व्याकरण पे। अमूमन क्या होता है, हिंदी व्याकरण हम पढ़ते हैं सीधे वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि हम सीधे पेड़ नहीं लगाते हैं, पहले हम बीज लगाते हैं। हर चीज़ की एक भूमिका होती है, बिना भूमिका के हम जान नहीं पाएंगे। तो चाहे जो भी विषय हो तो उसकी भूमिका जानना बहुत ज़रूरी है। इसी भूमिका के बीच में हम वर्णमाला से न स्टार्ट करते हुए हिंदी शब्द कहाँ से आया, कैसे लिया गया, कैसे बना, बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और उससे संबंधित जैसे भी प्रश्न बनते हैं हम आपके सामने रखेंगे ताकि आपका भविष्य में कभी वो एग्जाम में गलत ना हो। आइए सबसे पहले देखते हैं हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण तो ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि भाई व्याकरण किसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं है, आपने वर्णमाला पढ़ लिया लेकिन व्याकरण का डिफिनेशन ही नहीं पता है, परिभाषा ही नहीं पता है, तो थोड़ा तो दिक्कत होगी। इसीलिए सबसे पहले हम व्याकरण पे चर्चा करते हैं कि व्याकरण किसे कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, व्याकरण किसी भी भाषा को, मतलब हिंदी ही नहीं, हर भाषा में संस्कृत का व्याकरण होता है, अंग्रेजी का व्याकरण है, हिंदी का व्याकरण है। तो व्याकरण मतलब किसी भी भाषा का। तो हमने लिखा है किसी भी भाषा को नियमबद्ध, नियमबद्ध मतलब कि एक नियम के तरीके से, जैसे हम लोग नियम के तरीके से रहते हैं वैसे ही नियमबद्ध के नियम से मानते हुए। तो क्या कहेंगे, किसी भी भाषा को नियमबद्ध तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, तीन ही चीज़ करना है, पढ़ना, लिखना तथा समझना। समझना का अर्थ हम सुनना भी कर सकते हैं, भाई सुनेंगे तभी हम समझेंगे। तो तीन चीज़ बहुत ध्यान देना है। ये हमने कहा पढ़ना, लिखना तथा समझना। किस तरीके से, नियमबद्ध तरीके से। क्यों हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो सीधी सी बात है, आप एक लाइन में कहेंगे कि व्याकरण किसे कहा जाता है, आप कहेंगे किसी भी भाषा को नियम के तरीके से पढ़ना, लिखना तथा सुनना को हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम भाषा पे। भाई हम भाषा हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, तो भाषा किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वन लाइनर पूछ लेता है कि ये भाषा किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा भाषा किसे कहते हैं। तो आज आप जान जाएंगे। हमने क्या कहा, भावों एवं विचारों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही चीज़ आप याद कर लीजिए। भाषा के लिए भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाएगा, आपका भाषा कहलाएगा। आदान, ये क्या लिखा, ये हमने लिखा प्रदान, ठीक। ये आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। अब भाव मतलब फीलिंग्स, विचार मतलब आइडिया, मतलब हम अपनी चीज़ें जब किसी से कहते हैं या वो हमसे कहता है, यही एक माध्यम क्या है, भाषा है। दो चीज़ें आपकी तैयार हो गई। भाषा किसे कहते हैं, भावों एवं विचार का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। अब तीसरी चीज़ देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि भाषा किस धातु से बना हुआ है। अब आपको देखिएगा किस धातु से बना हुआ है, किस धातु से। भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति करना, जैसे कि मैंने इसके ऊपर भी कहा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका मैंने हलंत लगाया है, ये हलंत और इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। तो आप कभी कभी एग्जाम में देखते हैं कि भाषा संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है, आपको भाष दे देगा, इसमें हलंत लगा है, एक विकल्प में हलंत नहीं लगा रहेगा। ये बहुत ध्यान देना है कि मूर्धन्य श में हलंत लगा रहेगा वही शुद्ध है। हम गलत कर देते हैं एग्जाम में, वहाँ नहीं खलता है। जब सिलेक्शन हमारा 1 आध नंबर से रुकता है तब खलता है। तो आपको मैंने तीन चीज़ बताई, व्याकरण किसे कहते हैं,
भाषा किसे कहते हैं? अब भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति करना। ठीक, आज हमने 3 चीज़ समझ लिया। फिर हमने अभी जो है बताया, अब देखें हम किस पे बात करते हैं? हिंदी भाषा की उत्पत्ति पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है। तो हम जानेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से लगा के चले जाते हैं, जो कि मान लेते हैं और सही नहीं है वो। तो आज मैं बताऊंगा कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है। जो आप संस्कृत से लगा के चले जाते थे, मैं उसका भी साक्ष्य दूंगा कि संस्कृत नहीं है। कैसे? मैंने क्या कहा? हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है, अपभ्रंश से हुई है। तो अगर आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अपभ्रंश से हुई है। और थोड़ा और गहराई से पूछेगा किस अपभ्रंश से, मैंने कहा सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी जो है यह अपभ्रंश का एक भाग है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे? एक चीज समझ गए, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से न होकर के अपभ्रंश से हुआ है। अब आप भूलेंगे नहीं। हम आते हैं अब हिंदी की जननी। अगर ये भी अगर पूछ ले कि हिंदी की जननी किस भाषा को कहा गया है, तब भी लगाइएगा अपभ्रंश। जननी मतलब क्या होता है? माता। भाई इसका हिंदी का जो विकास है किससे निकला है? अपभ्रंश से। तो बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे। अगर जननी भी आ गया तो अपभ्रंश ही लगाना है, या उत्पत्ति पूछ लिया तब भी अपभ्रंश ही लगाना है। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। फिर आते हैं संस्कृत के विषय में। संस्कृत से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? संस्कृत से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? यह हमारी देवभाषा है, यह हमारी देवभाषा है। दूसरा क्या है? यह हमारी आदि जननी है। ध्यान दीजिएगा, आदि मतलब होता है प्राचीन। जैसे आपने पढ़ा होगा आदिकाल, आदि मानव। तो आदि मतलब होता है प्राचीन। तो यहाँ पे जब भी अगर केवल जननी देगा तो आप अपभ्रंश के साथ जाएंगे, लेकिन आदि जननी दे दिया तब आपको संस्कृत के साथ जाना पड़ेगा। आप इसमें बिल्कुल भी भ्रम मत होइएगा। फिर इसको क्या कहते हैं? देववाणी। क्या कहते हैं? प्राचीन भाषा। तो संस्कृत को जो भी कहा गया है मैंने सारे बता दिए हैं। देव भाषा आ गया, आदि जननी आ गया, देववाणी आ गया, या प्राचीन भाषा, ये सब संस्कृत को ही कहा जाता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं हम आगे, भाषा का विकास क्रम। जो लोग थोड़ा सा भ्रम खाते हैं कि संस्कृत क्यों नहीं होगा, अपभ्रंश क्यों होगा, तो मैं इसका साक्ष्य देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ क्या आई? संस्कृत आई, इसीलिए हम इसको प्राचीन भाषा कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आया? पाली आया। भाषा का विकास क्रम, हमने क्या कहा? प्रकृति परिवर्तन कराती है। मैंने पढ़ा होगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आपने पढ़ा होगा। हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया चलती है। ऐसे ही सबसे पहले संस्कृत आया, उसके बाद क्या आया? पाली आया। तो पाल के विषय में एक चीज़ समझ लीजिए, जो बहुत प्रश्न पूछा जाता है। पाल को हम पहली जनभाषा कहते हैं। जनभाषा का मतलब यह है कि यह आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए हम इसको जनभाषा कहते हैं। जब भी पूछेगा कि पहली जनभाषा किस भाषा को कहा गया है, तो आप बिल्कुल पाल के साथ खड़े रहेंगे। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा जब आप पाल पे लगा देंगे। एक चीज़ और, पाल में किस धर्म का प्रचार हुआ था? बौद्ध धर्म का। इसके साथ मैंने इतिहास का भी बता दिया है क्वेश्चन। ठीक, आते हैं प्राकृत। प्राकृत के विषय में यह कहा जाता है कि यह जैन धर्म लोगों ने इसमें अपना प्रचार किया था। तो इसमें कोई विशेष प्रश्न पूछेगा नहीं, बस इतना जानते हैं कि पाली प्राकृत। फिर आता है हमारा अपभ्रंश। अपभ्रंश पहले वास्तव में एक बोली थी, पहले यह भाषा नहीं थी, पहले यह एक बोली के रूप में विद्यमान थी, लेकिन इसमें इतनी सारी रचनाएं होने लगी, यह भाषा बन गया। जैसे कि आपने एक लोग का नाम सुना होगा, केशव प्रसाद मौर्य का। पहले वो सांसद थे, पता नहीं कौन से उनकी किस्मत चमकी कि वो अचानक से उप मुख्यमंत्री बन गए, सांसद से सीधा उप मुख्यमंत्री। वैसे ही ये अपभ्रंश था, पहले एक बोली के रूप में था, लेकिन बाद में इसका इतना प्रभाव बढ़ा कि एक भाषा के रूप में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। फिर अपभ्रंश के बाद क्या आता है? हमारा हिंदी आता है। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते थे कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो ध्यान दीजिए मित्रों, ये हिंदी यहाँ है और संस्कृत यहाँ है। 1 2 3 4 5 पीढ़ी का अंतर है। भाई आप जिससे उत्पन्न है उसको पापा कहेंगे, अपने पुराने वाले को नहीं कहेंगे, वो हमारे पीढ़ियाँ है। तो संस्कृत यहाँ है और हिंदी यहाँ है। 1 2 3 4 5 भाषाओं का गैप है। तो
तो आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि हिंदी का ठीक पहले अपभ्रंश निकला हुआ है, जिससे जो चीज़ उत्पन्न निकलता है हम उसी को उत्पत्ति मानते हैं। तो अब आप लोग को गलत नहीं होगा कि हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुआ है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आते हैं हिंदी का शब्द। अब देखिए, उत्पत्ति और नाम दो चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आ गया एग्जाम में हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है, कहाँ से आया है, तो बिल्कुल आप लगाएंगे फारसी। यह एक फारसी का शब्द है। क्यों? क्योंकि ईरानिया जो है, ईरानियों की यह भाषा थी। आपको छोटी सी कहानी है, पंजाब के रास्ते से ईरानी आए थे, वो श को ह कहते थे, वो बोल नहीं पाते थे, तो वो ह से हिंदू हो गया, और जहाँ सिंधु वाले रहते थे उनको सिंधीवासी कहा जाता था, उसी सा को ह में बदल गया, फिर हिंदीवासी हो गया। ऐसे ही हमारा ये हिंदी का एक छोटा सा भाषा विज्ञान में जब आप पढ़ेंगे तब आपको यह पता लगेगा। बस इतना ही जानिए, हिंदी शब्द जो है कहाँ से आया है या कहाँ से लिया गया है, तब आप लगाएंगे फारसी से। यह एक फारसी का शब्द है। लेकिन जब पूछेगा हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तब आप अपभ्रंश के साथ चले जाएंगे। ये दो प्रश्न बहुत ध्यान रखिएगा, कहाँ से आया है या कहाँ से लिया गया है, तो आप फारसी के साथ जाएंगे। लेकिन जब उत्पत्ति पूछेगा तब आप किसके साथ जाएंगे? अपभ्रंश के साथ जाएंगे। इसमें से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। आप जब वीडियो देखेंगे तब आप देखेंगे। एक चीज़ और है, जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ उस टॉपिक्स में एक प्रश्न भी तैयार करूंगा, ताकि आप लोग का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। ठीक, मूल्यांकन जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, जब अपने से पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे मेरा कितना सही हो रहा है। जितना अधिक सही होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। जो गलतियां आप एग्जाम में करेंगे वहाँ ना करके आप यहीं सुधार लेंगे, ताकि एग्जाम में जाएंगे तो बेहतर रिजल्ट आप देंगे।